हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईबी पेपर सीरीज के अंदर 2024 के पेपर। इसके अंदर 17 जनवरी 2024 का पहला शिफ्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करने से पहले बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेंथी भी होंगे। 20 में से अगर मान के चले तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके लेंथी होंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। बाकी 15 से 16 क्वेश्चन आपके नॉर्मल फॉर्मेट जो एज इट इज एसएससी फॉर्मेट आता है वही इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 क्वेश्चन को देखे घबराएं, क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि स्टार्टिंग वाले 2-4 क्वेश्चन आपके लेंथी होंगे। ठीक। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चों को नहीं पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको आईबी के रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कराई है, जिसमें आपको 2021 के, 2024 के और 2015 सारा जो भी मुझे पेपर मिले उसके मैथ के एनालिसिस और रीजनिंग के एनालिसिस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थमेटिक सीखना चाहते हो तो फिरदौसी बैच इज एनफ फॉर एनी एग्जाम। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका भी आप सारे बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो सीडीएस से रिलेटेड हो, एफ कैड के रिलेटेड हो, सीएपीएफ के रिलेटेड हो, आईबी के रिलेटेड हो। इसके अलावा आपको हायर मैथ के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो काफी चीजें अवेलेबल है। तो आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ या क्लास का लिंक होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा। और यही मेरा बलविंदर लाइव एक इंस्टाग्राम है, उसको भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सीधा मैं इसके आंसर के ऊपर जाने वाला हूँ और समझाने वालों की क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कैसा। जैसे एक पर्सन है, उसने अपने घर को छोड़ा 7:55 के ऊपर, 9:25 के ऊपर वो ऑफिस पे पहुंच चुका है। तो यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो टोटल उसको 90 मिनट लग रहे। सर 90 मिनट कैसे भैया, 5 मिनट इसको दोगे 8 बज जाएगा, और 25 मिनट यहाँ से ले लोगे तो यहाँ पे 5 और 25 आधा घंटा, और 8 से 9 1 घंटा, तो 1 घंटा और आधा घंटा 90 मिनट। ठीक है। दूसरा उसने बोला हुआ है कि एक दिन उसने चेक किया कि 7:55 के ऊपर तो घर से छोड़ा उसने, पर 9:20 और 30, 9:20 30 सेकंड के ऊपर ऑफिस पहुंच गया। तो इससे आप चेक कर लो, इससे कितना टाइम ज्यादा कम लगा उसको, यहाँ पे 4.5 मिनट उसको यहाँ पे कम लगे। ठीक है। अगर 4.5 मिनट उसको कम लगे हैं तो नॉर्मल सी बात है, स्पीड उसका कई बार अप और कई बार डाउन गया होगा। मतलब स्पीड इसमें कांस्टेंट नहीं रही। मतलब यहाँ पे ये है कि स्पीड इनटू टाइम करने से जो भी डिस्टेंस था वो सीधा सीधा उसने लिखा कि 90 मिनट की दूरी है। अब की बार उसने स्पीड को थोड़ा बढ़ाया या फिर कम किया होगा। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर वो 3/10 ऑफ द डिस्टेंस 6/7 ऑफ आर यूजुअल स्पीड से कवर करेगा, तो और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है 7/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड से कवर करेगा। तो बताओ ये स्टेटमेंट ऊपर वाली सही है या नहीं। मतलब हमें ऊपर से नीचे वाले को इसको चेकआउट करना था, बट हम रिवर्स में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 3/10 को यहाँ पे समझे। 3/10 जो है मेरे पास डिस्टेंस है, डिवाइड बाई 6/7 ऑफ द स्पीड। तो अब सब बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान रखना, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो मेरे पास टाइम आएगा। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कर लिया। रिमेनिंग देखो क्या होगा, अगर 3/10 है तो 10 का हिस्सा 3 यहाँ पे जा चुका है, तो बचा कितना, 7/10 डिस्टेंस बच गया। इसकी स्पीड कितनी है मेरे पास, 7/6। 7/6 मेरे पास इसकी स्पीड है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस पे स्पीड किया, टाइम आ गया। तो दोनों का टाइम अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ से यहाँ जाने का जो भी दूरी था उसको कवर करने के लिए टोटल टाइम आएगा। अब यहाँ पे डी बाई एस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। डी बाई एस को मैंने कॉमन निकाल लिया और ये वाला डाटा रिवर्स में चला जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/6, और ये डाटा आपका आएगा 7/10 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ये इससे कट जाएगा, ये वाला डाटा इससे कट रहा है 2 बार। डिनोमिनेटर में आएगा 7/20, ये आएगा 6/10। एलसीएम कितना आ रहा है 20, ऊपर कितना आएगा 7 और 12 आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 19/20। हालांकि साथ में क्या जा रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। तो ये आएगा मेरे पास 19/20 ऑफ द टाइम। मतलब यहाँ से कवर जाने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 19/20 टाइम लग रहा है। जो लगना कितना चाहिए था टोटल टी टाइम, तो टी टाइम और एक है 19/20 टाइम लगना चाहिए था, ये हो गया इतना। तो डिफरेंस कितना आया इसके बीच में, 1/20 ऑफ टाइम। 1/20 ऑफ द टाइम इसके अंदर डिफरेंस आ चुका है। स्टार्टिंग में डिफरेंस है कितना, टाइम है कितना था मेरे पास, ये रहा 90 मिनट। मतलब जो टी की इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल कितनी, यहाँ पे 90। तो अगर मैं 90 से चेकआउट करूंगा तो क्या इसको 4.5 मिनट लगेंगे, जो कि यहाँ पे डिफरेंस में अवेलेबल था। मतलब पहला स्टेटमेंट आपका टोटली ट्रू है। बात समझ आई। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस्ड है, तो पहला आपका ट्रू है, ऐसे ही आपने चेक करना है। सेकंड वाला ट्रू आएगा, थर्ड वाला आपका गलत आने वाला है। बट अगर पहले दो ट्रू है तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।
सेकंड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड जरूर कर ले, क्योंकि अगर आप रीड आउट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन का हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है। तो एक बार आप क्वेश्चन को रीड आउट जरूर करें, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो जो डाटा अवेलेबल है उसके थ्रू मैं लिखना शुरू करूंगा, आपको एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी पेपर में करने के लिए टाइम चाहिए था, ठीक है। और इसके आगे वाले क्वेश्चन आपके इजी होंगे, वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ विराज एंड रोहन, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, लास्ट ईयर का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। जिन बच्चों ने फिरदौसी बैच लगाया होगा, जो बच्चे फिरदौसी बैच पढ़ चुके हैं, उनको रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर। ये क्वेश्चन उसी से बेसिस के ऊपर है, बट उसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं, ठीक है। उसमें कंसेप्ट ये रहेगा लास्ट ईयर से प्रेजेंट में कैसे जाते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाते हैं, इनकम के रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन से इंटरलिंक ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके पास विराज लिखा हुआ है, फिर आपके पास यहाँ पे रोहन है। तो सबसे पहले मैं इनकम की बात कर लेता हूँ। तो इनकम हमारे पास क्या होती है, या तो एक्सपेंडिचर होगा या मेरे पास सेविंग होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो विराज का हमारे पास यहाँ पे इनकम का जो और इनकम का रेशो आपके पास अवेलेबल है, ये रहा। इनकम की रेशो हमारे पास विराज एंड रोहन की अवेलेबल है एम रेशो एन। मतलब अगर इसकी चेक करेंगे तो ये मेरे पास एम होगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे एन होगा, और ये एक्स के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से आपको लिख के समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे लिखने से हमें यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम इसको थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे विराज एंड रेशो रोहन, ठीक है। अब हमें क्लियर है कि इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हमारे पास ये डाटा जो है अभी क्लियर है, क्योंकि इनकम की रेशो आपके पास है यहाँ पर एम, और इसकी रेशो मेरे पास है यहाँ पर एन, ये यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक। रेशो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर पी एंड एन, एक्सपेंडिचर है इसका पी, तो इसका हमारे पास है यहाँ पर एन, ये भी अवेलेबल है। एंड ये हमारे पास है लास्ट ईयर का, इस बात को ध्यान रखना। करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो अभी की बात करें लास्ट ईयर है, और प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट के अंदर विराज एंड रोहन की जो इनकम है वो यहाँ पे क्यू परसेंट से इंक्रीमेंट होता है, किसका, यहाँ पे विराज का इनकम का। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का होता है 2Q%, ये अवेलेबल है। रोहन का होता है आर और एस के हिसाब से, ठीक है। ये हम यहाँ पे डाटा भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे सीधा इस वैल्यू के थ्रू से लिखने वाला हूँ, ठीक। आगे लिखा हुआ है करंट की मंथली सेविंग जो है विराज एंड रोहन आर यू एंड वी। जो इसकी यहाँ पे सेविंग है, इसकी सेविंग है यू, और इसकी सेविंग है मेरे पास यहाँ पे वी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वाइल द मंथली सेविंग ऑफ रोहन लास्ट ईयर वाज टी, रोहन की लास्ट ईयर की जो मंथली सेविंग है वो यहाँ पर है टी। अब इस क्वेश्चन में ये डाटा देने के बाद ये पूछा है, बताओ पहली स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, और पूरी लाइन आपके पास अवेलेबल है, एम एन क्यू, ये सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है। सो काफी बच्चों को लगेगा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। डिफिकल्ट देखो, ये मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका लेवल वाइज चेक करूँ बाकी क्वेश्चनों से अच्छा है, बट अगर ये बोल रहे हो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो वो ये गलत बात है, ठीक है। हाँ, ये है कि ये आपके 5 से 10 मिनट तक पेपर में लेकर जा सकते हैं, और इसका एक ही नंबर या 2 नंबर वो मिलने वाला है, तो उसका मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं करना चाहिए था। अगर टाइम होता तो कर लेते, नहीं तो स्किप, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे देखो एम और एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 और 5 है, 8 और 5 है, तो जहां पर मेरे पास एम है मैं वहां पे लिखने वाला हूँ। इसको मैं अरेज भी कर दूंगा साथ ही साथ, यहाँ पर एम था मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं सभी को अरेज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे पूरा का पूरा। अब यहाँ पे जो एम और एन की रेशियो है वो मेरे पास है 8 और 5, तो यहाँ पर इसका 8 आएगा और ये 5 आएगा, और इसके आगे हमारे पास था क्या, पी एंड एन। तो मतलब पी यहाँ पर कौन सा है, इससे नेक्स्ट वाला पी हमारे पास कितना है, ये 4, और इसका हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एन, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 5, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर लेना साथ ही साथ। अब यहाँ पर ये रेशो की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्स होगा, और ये मेरे पास यहाँ पे वाई वाई होगा। रेशो में अलग अलग डाटा होता है, ठीक है ना, एक्स और वाई का। अगर हम वी की बात करेंगे विराज की, तो उसकी इनकम यहाँ पे क्यू परसेंट से इंक्रीमेंट होती है। क्यू वाला कौन सा है, यहाँ पर 4th नंबर है, तो यहाँ पर 4th नंबर कौन है, 12.5। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास वी की इनकम है वो 8x है, और 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। 8 के ऊपर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 9/8। 9/8 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 9x आएगा, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट करना। अब ये चीज आपको परसेंटेज में सिखाएगी, अगर आपको इसका बेसिक नहीं आता तो फिर फिरदौसी बैच में सीखना पड़ेगा, और यही टाइम सेवियर है, यही टाइम सेवियर है। नहीं तो मैं इसको लिखता 8x, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता 8x 1 + 12.5 पॉइंट डिवाइड बाय 100। आप इसको सिंपल करते, आपके 2 से 4 सेकंड जाते, वो चीज आपने डायरेक्ट लिख दी। जैसे फिर से समझो, एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास किसका, वी वाले का, वो यहाँ पे 2 ऑफ क्यू से बढ़ा है,
तो 2 ऑफ क्याऊ कितना है 12.5, इसका डबल करेंगे 25% आएगा। और एक्सपेंडिचर किसका यहाँ पे वी का, और ये हमारे पास है 4y, तो 4y का 25% इंक्रीमेंट, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 के ऊपर 1 का इंक्रीमेंट 5/4, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कटेगा तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट 5x। अंडरस्टैंड? सो नाउ अगेन उस डाटा को हम फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि दिखने में आपको क्लियर रहे। यहाँ पे आगे वाला डाटा आपके पास है रोहन को R% का यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता है। रोहन वाला चेक करो, यहाँ पे कौन सा है 5th नंबर, पीछे से यहाँ 1 2 3 4 5, 5वां नंबर चेक करोगे 1 2 3 4 5, तो ये है 40%। तो रोहन की यहाँ पे 5x वाली वैल्यू 40% बढ़ेगी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 के ऊपर 2 का इंक्रीमेंट 7/5, 5 से कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 को, तो यहाँ पे आएगा 7x। अंडरस्टैंड? और ये है S% से इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है ये वाला एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे S कौन सा आएगा नेक्स्ट वाला, इसका 20%। तो यहाँ पे आपको 5y का 20% इंक्रीमेंट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 6 ऑफ y। सॉरी यहाँ पे y आएगा, ये मेरी गलती है, क्योंकि y है तो y की रेशियो में आएगा ना, इतना सो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके आगे है द करंट मंथली सेविंग ऑफ विराज एंड रोहन। जो करंट अभी प्रेजेंटली चल रही है उसकी जो हमारे पास सेविंग है वो U एंड V है। U एंड V हमारे पास यहाँ पर लास्ट वाले दो हैं, तो ये रहा मेरे पास लास्ट वाले दो 58,000 और यहाँ पे 58,000 58,000 रेशो, और ये आएगा 24,000। ठीक, और उसने क्या बोला हुआ है लास्ट में एक और, मंथली सेविंग ऑफ रोहन लास्ट ईयर टी। तो टी वाला डाटा, ये वाला टी वाला डाटा आएगा 10,000, और ये रोहन की लास्ट ईयर की, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 10,000 का। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप सारे बच्चे एक चीज बताओ, क्वेश्चन थोड़ा सा अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया। अभी एक ही सॉल्व कर रहा है, दूसरे में फिर से टाइम लगेगा, उसको आप ही को करना है। वैसे अभी की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो आपके पास एक ये वाला डाटा अवेलेबल है, एक ये, और ये लास्ट ईयर का डाटा अवेलेबल है, ये मेरे पास प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक एक स्टेप वेरीफाई करना है। कैसे? सारे बच्चे इस बात को एक ही बार में समझने की हर एक स्टूडेंट यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इनकम क्या होती है, मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इनकम को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और एक्सपेंडिचर इसमें माइनस कर देता हूँ, एक्सपेंडिचर इसमें माइनस करूंगा तो सेविंग आ जाएगा। तो जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस लाइन को, तो ये डाटा आएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग 58,000। यहाँ पे भी आप चेक कर लोगे तो ये वाला आएगा 7x माइनस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 24,000। इस वाले को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, बात तो सेम ही रहेगी ना, एक्स वाई की हमने यहाँ पे चेंज तो कर ही दिया सारा डाटा। अब यहाँ पे आएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 10,000। ये 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी 2 वैल्यू का आप लेकर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को उठा लेता हूँ, इन दोनों को माइनस कर दो, 5y से 5y कट जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे 4x, और इसमें से आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 48,000। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे 12,000। बात समझ आई x कैसे है 12,000। अगर x 12,000 है, इसके यहाँ पे फिल कर दो, 5 कॉमन कटोगे, इससे आ जाएगा 2,000, तो मेरे पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,000। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 12,000, तो y की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास यहाँ पे 10,000। आई होप से मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैंने इससे यहाँ पे रीअरेंज किया है, और x को यहाँ पे फिल करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 10,000। एक डाटा ये रहा, एक डाटा मेरे पास ये रहा, x और y का डाटा क्लियर हो गया सबको। अब सर इसके हमारे पास वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें उसके आगे क्या करना होगा, ये भी बच्चों का डाउट है। सर हमने ये फाइंड कर लिया एक्स वाई, उसके आगे वाला डाटा, आगे वाले डाटे में ज्यादा उलझने वाली आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको सिर्फ ये चेक करना था, अगर मैं आप सब बच्चों को यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि इसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी होता है, नहीं तो ये क्वेश्चन को इसी काम का नहीं है। अभी तो देखो हम सीख रहे हैं, अभी तो टाइम दे सकते हैं ना पेपर में, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को आप स्किप करके निकल जाओ। ठीक है, आगे अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए बता सकता हूँ कि ये डाटा आने के बाद, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आने के बाद आपके पास 8x की वैल्यू निकाली जा सकती है। सर 8x की वैल्यू कितनी होगी भैया, 8 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x की वैल्यू आई। और उसके बाद ये वाला डाटा 9x है, ये 7x है, 6y है, जो मर्जी डाटा, मैं आपको सारा नहीं कह रहा, एक डाटा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लो। सर वेरीफाई क्या करेंगे, इनकम को निकाल लो, इसके एक्सपेंडिचर को निकाल लो, इसकी सेविंग निकाल लो। वी वाले का निकाल लिया, वी वाले के निकालने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर लो। वी वाले के साथ अटैच करोगे तो आपको 8x की वैल्यू तो पता है, यहाँ पे 9x की वैल्यू पता चल जाएगी,
4y की वैल्यू कितनी है 10,000 यहाँ पे, और यहाँ पे फिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपको इन्हें फिर से लगाना है और आपको यहाँ पे 58,000 चाहिए। अगर ये 58,000 प्रॉपरली आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर लो 10,000 आ रहा होगा, ये 24,000 आ रहा होगा। तो ये डाटा सारा है आगे चेंज करने के लिए, नहीं आपको कंपेयर करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी आप ऐसे ही चेक करोगे, दूसरा भी ट्रू आएगा, दोनों के दोनों ट्रू है। दूसरा मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी खुद सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो लास्ट दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, मुझे नहीं लगता वो दोबारा से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आए, मान लो किसी बच्चे को लगे नहीं सर आप कैसे बता रहे हो ये आएगा नहीं, 20 क्वेश्चन है, मान लो अगर आपके 2 से 4 क्वेश्चन अगर मान लो डिफिकल्ट आए, तो ऐसा थोड़ी आप ही को डाल रहे हैं सभी बच्चों को डिफिकल्ट जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 100 जैसे 1 लाख बच्चा अगर मान लो पेपर देगा तो 100 से 1500 के बीच में ही रह, 100 से 200, 1500 भी ज्यादा है, 100 से 200 बच्चे ऐसे होंगे 1 लाख में से जो इस वाले क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। सो नाउ गो फॉर दैट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके फास्ट सेशन को कंप्लीट करते हैं। A train travel at a speed of 72.6 किलोमीटर पर आवर. How many किलोमीटर it will travel in 15 मिनट? तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिए। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो यहाँ पे टाइम आएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना है, 15 मिनट है। मिनट को डिवाइड बाय 60 कर लोगे, घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पीड कितनी है, 76.5 है। इसको आप यहाँ पे 665/10 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन में आपके पास पॉइंटों में आना नजर हो रहा है, तो अगर पॉइंटों में आएगा तो इससे कट जाएगा, हमारे पास 1/4 है। इसको आप ऐसे ही रहने दो। 76.5 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 18-19 के आसपास आएगा डाटा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर के थ्रू, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास टोटल एक वाइन का एक स्ट्रक्चर गिवन है, जिसके अंदर लिखा हुआ है वाइन प्लस वाटर। ठीक है, और उसके अंदर उसने यहाँ पे पहले जो मिक्सचर था उसमें से 108.75 लीटर को बाहर निकाला, फिर उसमें वाटर ऐड कर दिया। जितना मिक्सचर बना उसमें से फिर 87 लीटर को मिक्सचर में से बाहर निकाला, उसमें फिर से वाटर ऐड कर दिया। तो फाइनल में जो हमारे पास रेशो बचा वो बचा है 3:2। तो उसने ये पूछा है कि ये बताओ हाउ मेनी लीटर ऑफ वाइन डिड कास्ट इनिशियली होल्ड। तो स्टार्टिंग में था कितना, उसमें ये पूछा गया। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन के शॉर्टकट कंसेप्ट में है, बट आप बेसिक इसमें लगा सकते हैं कि जितना भी इसके अंदर इनिशियल क्वांटिटी बचा होगा उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि अगर हमारे पास ये 3 और 2 है तो टोटल कितना रहा होगा, 5। 5 में से किसका हिस्सा मैं चेक करूंगा। अभी सिर्फ हम वाइन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे वाइन बटा टोटल मिक्सचर। क्लियर। ये कब आया, जब हमारे पास एक में से हमने इस वाले डाटा को बाहर किया। कौन से डाटा को, 87 वाले को। किस में से, जो हमारे स्टार्टिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, जैसे मान लो ए और बी है, इसका कोई ना कोई मिक्सचर होगा, उसमें फिर वाटर ऐड कर दिया, फिर जो रिलेशन आया उसका फिर हमारे पास सी और डी का रेशो आ गया, टोटल क्वांटिटी फिर इसमें से बाहर गया, फिर इसमें से डी वाले को वाटर को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे रेशो आपके पास 3:2 है। तो मैं ये क्वांटिटी से पहले वाला जो टोटल क्वांटिटी था इस वाले को चेक करूंगा, तो ये वाला डाटा हमारे पास कुछ ना कुछ रहा होगा एक्स। क्लियर। और इससे पिछले वाले डाटा को चेक करेंगे तो वो भी हमारे पास ऐसे आएगा, मेरे पास 108.75 डिवाइड बाय एक्स। क्लियर। सो फ्रॉम दैट कैलकुलेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 क्यू। व्हाट वुड बी द एनुअली इंटरेस्ट occurred in on a deposit of 24,550 in a bank that pay 22% per annum rate of simple interest। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये जो डाटा अवेलेबल है ये आपके पास है डेप्ट या डिपॉजिट, दो चीजों में आता है। और इससे उसने सिंपल पूछा हुआ है हमारे पास इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट का सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो यहाँ पे आपके पास देखो एनुअली का टाइम पूछा है तो यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। सो अब ये आपके पास अप्रोक्सीमेट में कोई स्टूडेंट अगर सॉल्व करना चाहता है उसके थ्रू करना चाहे वो कर सकता है। जैसे 24,550 है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके सिंप्लीफाई करूंगा तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी आने वाला है। बट आपको सिंप्लीफाई कैसे करना होगा, जैसे ये 0 से 0 कट गया, वैसे तो सिंप्लीफाई इजीली हो रहा है। 11 और यहाँ पर 5 और इससे कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 टाइम नहीं आएगा, ये आएगा 4 आ जाएगा। और उसके बाद आएगा मेरे पास यहाँ पे 9 और उसके बाद आएगा 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 से ऊपर 5400 के आसपास ही आ रहा है। ये ऑप्शन आपका अवेलेबल है।
जिन बच्चों को नहीं पता चला 491 को 11 का मल्टीपल करने का, जैसे एक तो एक आएगा, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 0, 1 कैरी चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 13 और 1 14, 4 आएगा और 4 का एक कैरी चला जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। ये हमने मल्टीप्लाई किया है 11 का मल्टीपल का शॉर्टकट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 क्यू। The cost price of 28 article is the same as at the selling price of x article. If the profit is 40%, find the value of x. वैसे ही क्वेश्चन आपके पास ये होता है कि ये परसेंटेज पूछ लेते हैं और ये वैल्यू गिवन होती है, तो इसमें कोई ज्यादा ट्रिकी या डिफिकल्टी लेवल नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए सीपी का 28 जो है वो हमारे पास x ऑफ एसपी है, तो अगर मैं सीपी रेशो एसपी निकालूंगा तो कितना होगा। अगर नहीं पता है तो सीपी डिवाइड बाई एसपी निकालते हैं पहले, फ्रैक्शन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू x बाई 28। तो x बाई 28 का मतलब है यही हमारे पास यहाँ पे रेशो होगी, और उसने बोला यहाँ पे इसको कितना परसेंटेज हो रहा है, यहाँ पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर 40% का प्रॉफिट होगा तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि अगर ये 100 रुपए होगा तो ये 140 होगा, तभी तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ। आप इसको कट करेंगे तो इसकी रेशो कितनी आएगी, 5:7। 7 की वैल्यू अगर 28 है जो कि इसका 4 का मल्टीपल है, तो ये भी इसका क्या होगा 4 का मल्टीपल, यहाँ पे 20 रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास HCF एलसीएम से रिलेटेड है। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर एक्स वाई एग्जिस्ट दैट x is greater than y, the product of xy and HCF of xy is given. So we have to understand one thing कि अगर हमारे पास यहाँ पे x नंबर है और ये y नंबर है, सपोज x नंबर मेरे पास यहाँ पे हम इसको एक नंबर से कंसीडर कर लेते हैं, वी कैन से h एंड a, और y को कंसीडर करेंगे यहाँ पर h एंड b। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका HCF निकालूंगा तो इन दोनों का HCF जो होगा वो सिर्फ कॉमन नंबर आता है h एंड h, क्लियर, दैट इज इक्वल टू h। सर ये h हमारे पास एक कोई अलग अलग नंबर होंगे, जैसे मैंने बोला 2 एंड 3, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। एक मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 2 एंड 5, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। इन दोनों का जो HCF होगा वो हमारे पास 2 और 2 कॉमन है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है x इंटू वाई एंड HCF का प्रोडक्ट है वो हमारे पास है यहाँ पर 2520 रुपए, 2520। So we can say HA multiply by HB multiply by H is equal to 2520। अब अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो यहाँ पे आएगा h का क्यूब a इंटू बी, हमारे पास आएगा यहाँ पर 2520। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास कोई नंबर इससे कट होता हुआ निकलता होगा, जैसे h का क्यूब, या तो आप इसमें ये देख लो 2520 है, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 2 1 2 और ये आएगा 6 0, फिर आप 2 से करोगे ये आएगा 630, फिर आप 2 से करोगे यहाँ पर आएगा 3, फिर 1 और 5। तो मैंने देखा यहाँ पर दूसरी पता चल गया 2 का क्यूब आ रहा है, तो हमारे पास जो h होगा वो कन्फर्म है, यहाँ पर ये 2 का क्यूब ही होगा। इसके अलावा हमारे पास a और b आएगा, वो आएगा यहाँ पर 2520। इसको आप कट करेंगे तो हमारे पास a और b के जो पेयर होंगे वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, वो 315 आएगा, जो यहाँ पे अवेलेबल भी दिख रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास a कितना होगा 315, और हमारे पास जो b होगा वो कितना होगा, वो मेरे पास 1, क्योंकि हमने x वाले को ग्रेटर रखा हुआ है तो यहाँ पर a को हमें ग्रेटर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो। फैक्टर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। सर कैसे फैक्टर में कन्वर्ट करें समझ नहीं आया, आप इसको देखो तोड़ो, यहां से मैं तोड़ना सिखा रहा हूं। आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 105, तो 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 105 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 315 आएगा, बट वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको साइड में लिख लेता हूँ, अगर मैं 105 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा तो 315, बट ये फैक्टर का पेयर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में भी ये डाटा आपस में क्या हो रहा है, कट होता हुआ नजर आ रहा है। आप 3 और इसको 105 को आपस में कट कर सकते हो, अगर कट हो गया तो HCF H नहीं आएगा, HCF अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम आपस में कट होता हुआ नंबर नहीं लेंगे, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी गलत है। फिर आप इसमें कोई और नंबर देखेंगे और किस पे कट हो रहा है, 3 पे कट कर लो, ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 टाइम, और ये आ जाएगा मेरे पास 5। अब ठीक है, अब ये हो गया 9 और ये हो गया 35, तो मैं ये लिख सकता हूँ ये नंबर हो जाएगा 35 एंड दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज द सेकंड पेयर। क्लियर, थर्ड पेयर आएगा, आप इसको 5 से कट कर लो, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 7, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, ये हो जाएगा 9 9 और 5 कितना हो जाएगा 105। तो ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि आगे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका, इन बातों का। ये मैंने गलत लिखा है, 105 नहीं आएगा, 3 और 3 9, 9 इंटू 5 आएगा 45। 45 एंड 7 आपस में नहीं कट हो रहा, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसका मतलब ये 45 और 7 भी एक पेयर बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी आप चेक कर लो, और हमारे पास यहाँ पे 9 और 7 कितना होएगा 63 हो जाएगा।
63 इंटू 5 करेंगे तो ये भी हमारे पास एक पेयर बनता हुआ नजर आएगा 63 इंटू 5। और इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि आप चेक कर लो हमारे पास था 3, 3, 5 एंड 7, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 315 आएगा। जैसे यहाँ पे इनको देख लो 9 और ये आ गया 35, 9 और 35 लिख दिया। इसको देख लो ये कितना आ रहा है आपस में 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21, 15 21 हम ले नहीं सकते, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कितने पेयर बनेंगे? 4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 27 years. If one friend leave the group and the average become 25, find the age of the friend who left the group. So इसको आप बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास यहाँ पे। तो आपको ये देखना होगा, पहली बात तो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर, और सम क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर यहाँ पे 10 फ्रेंड थे और 27 एवरेज है, इसका सम क्या होगा 10 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270। इफ वन फ्रेंड लीव द ग्रुप द एवरेज बिकम 25, तो अभी पर्सन 9 रह गए। 9 पर्सन की एवरेज कितनी है? 25 है। तो उनका 9 फ्रेंड का अगर मैं सम पूछूंगा क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 250 से 25 कम कर लोगे 225। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सम निकालने के लिए। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो फ्रेंड यहाँ पे लेफ्ट करके जा चुका है, क्या उसका सम आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे? इसको आप माइनस करोगे, ये आएगा 45। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसका शॉर्टकट भी है, बट आपको इसको बेसिक से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the numerator of a fraction increased by 25%, denominator by 10%, the new fraction become this. Find the original fraction. We have to suppose that the original fraction is x and y. So अगर इसको 25% इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 के बदले में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125। 10% डिक्रीज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100 के बदले में 10 नंबर कम हो जाएगा। और ये न्यू रेशियो कितनी आ रही है यहाँ पे? 25:24 आ रही है। अब ये 100 से 100 कट ही रहा है सीधा, और ये 25 आपका इससे कट जाएगा 5 बार, 5 आपका इससे कट रहा है पूरा का पूरा 18 टाइम, ठीक है। और ये वाला इससे कट जाएगा 3 और ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई वाई की रेशियो आ रही है 3:4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF ऑफ 36, 108 एंड 156। अब देखो इसको HCF से सॉल्व करना होगा। अब कभी बड़ा बच्चों को देखा है कि सर ये HCF निकालने के लिए अप्रोच बताओ। देखो जब आपके पास ऑप्शन है, आपको क्यों अप्रोच चाहिए ये बताओ। आपको अप्रोच की जरूरत क्या है? HCF सबसे हायर कॉमन मल्टीपल होगा ना, हायर कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा नंबर 36 दिख रहा है, 36 पे ये डिवाइड तो हो रहे हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसका HCF नहीं है। 16 नंबर दिख रहा है, 16 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसका HCF नहीं है। 12 नंबर देखा, ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन अवेलेबल है, ये भी आपका स्टेटमेंट वाइज ही अवेलेबल है क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। 2 की पावर 10 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग 11 फैक्टर। एग्जैक्टली 11 फैक्टर। देखो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकते हैं। जैसे 2 की पावर 10 है, जिनको फैक्टर नहीं पता, जैसे 2 की पावर 10 है ना, तो मैं इसका फैक्टर निकालूंगा, जो इसकी पावर होती है इसमें मैं एक नंबर ऐड कर दूंगा, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो 11 फैक्टर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है अभी तक। ऐसे ही 11 का 12 आएगा, ये भी ठीक है, 12 का 13 आएगा, ये भी ठीक है। बट ध्यान रखना, क्या हमारे पास यही स्मॉलेस्ट नंबर है, या इससे भी कोई छोटा नंबर है जिसके 12 फैक्टर हो सकते हैं, या फिर ये वाला ही स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे कोई छोटा फैक्टर है क्या, इसके 13 फैक्टर भी हो सकते हैं। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। बात समझ आई? आप सभी बच्चे ध्यान रखना, जब भी हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर आएंगे या फिर प्राइम नंबर आएंगे, मोस्टली उनका आंसर तो सेम ही होता है कि वो ही स्मॉलेस्ट नंबर बनते हैं। बट वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पे 9 लिखा हो, यहाँ पे 11 लिख दे। 9 से 10 हो पाएगा, एक नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको फैक्टर वाला चैप्टर जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में, आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट चेक करूँ जो कि गलत है, मैंने यहाँ पे भी चेक कर लिया, हमारा ऑप्शन गलत है, बट पेपर में पता नहीं चलेगा, पेपर में तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास इवन फैक्टर होते हैं उसमें आपको चेकआउट करना पड़ता है, ऑड और प्राइम नंबर में थोड़ा कम चेक करना पड़ता है, ठीक है। इवन नंबर क्यों ऐसा करना पड़ता है, और ऑड वाले या प्राइम फैक्टर में क्या दिक्कत होती है? इवन नंबर इसलिए, जैसे 2 की पावर 11 है, तो 11 जो हमारे पास पावर है, इसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये वाला ठीक है, ये इसके फैक्टर तो हैं। 2 की पावर 11 होता कितना, जिनको नहीं याद है, वो होता है 2048, 1024 का डबल, ठीक है। 1024 होता है 2 की पावर 10। तो अगर मेरे पास क्या ये सबसे छोटा नंबर है जो इसका इतने फैक्टर आएगा 12? क्या इससे कोई छोटा नंबर नहीं है? जैसे कोई रैंडमली नंबर सोच लो, जैसे मैंने एक पी नंबर सोचा, पी की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 5 और क्यू की वैल्यू है 1, इनको मल्टीप्लाई करो तो जो 5 है इसका अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो एक नंबर बढ़ा देंगे, इसका एक नंबर और इंक्रीज कर देंगे, इनको आपस में करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका फैक्टर कितना आ जाएगा? 12 आएगा, जो कि इनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ 2 की पावर 5 रख लो, क्योंकि पी वी कैन इमेजिन एनी नंबर,
और इसको 3 की पावर 1 रख लो, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 और 3 96। ये नंबर और चेक करो, इन नंबर का डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 96 नंबर है। और अगर मैं ऐसे ले लूँ p की पावर यहाँ पे 3, q की पावर 2 और a की पावर यहाँ पे 1, तो इनके थ्रू चेक करोगे इनका भी 1 निकलता हुआ नजर आएगा। तो मतलब ये चीजें आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। मान लो इसको मैं 2 रख लेता हूँ, यहाँ पे 3 और 3 और ये 2, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 9, 9 और 2 18, इससे तो नहीं बना, मतलब ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा ओवरऑल। सो यहाँ से मुझे यहीं से क्लियर पता चल गया कि ये स्मॉलेस्ट नंबर तो नहीं है, गलत है। हो सकता है ये भी नंबर ना हो, इससे छोटा नंबर निकल जाए, ये हमारा इवन भी होगा। बट ये सर आपका यहाँ पर तो ठीक है कि ये आपका गलत है, बट बाकियों में क्या दिक्कत है? देखो 2 की पावर जो 10 है, आपने देखा 2 की पावर 10 के हमारे पास 11 फैक्टर बन गए। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि 10 से ही 11 हो सकता है। आप इसमें p की वैल्यू को 0 तो रख नहीं सकते, 0 तो कुछ भी आप लिखोगे तो 1 हो जाएगा, वो आप कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि नंबर सोचना पड़ेगा। अब p की पावर यहाँ पे आप रख लो 2, q की पावर रखोगे 3। तो मैं अगर ऑड नंबर रखूंगा ना, जो पावर के हमारे पास होता है उसमें एक ऐड करके इसको भी हमारे पास यहाँ पे क्या बना देगा, इवन बना देगा। और ये वाला अगर आपने इवन रखा है तो इसमें नंबर आप एक ऐड करोगे तो ये ऑड बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑड इवन को तो हमेशा हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर आएगा, ऑड की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, वही हमारे पास यहाँ पे नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आता है। बात समझ आई? दैट्स वाई ये आपका यहाँ पे ट्रू है और सेकंड वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next is if the interest is compounded half yearly, calculate the amount when the principal is 4,000 and the rate of interest is 22% per annum and duration is 1 year. So अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना है 22% है। तो अगर हमारे पास एक साल का चेक करना है हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 11% लगेगा 6 महीने में और उसके अगले 6 महीने में 11%। अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा तो टाइम आपका यहाँ पे डबल हो जाता है। तो इसका 11% कितना होगा? देखो इसका आप 10% निकाल लो, आप अप्रोक्सीमेट में चल सकते हैं, ऑप्शन थोड़ी दूर दूर ही है। जैसे कि इसका 10% है 4,000, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 4,000 से थोड़ी प्लस वैल्यू लिख रहा हूँ कि 4,000 प्लस वैल्यू आएगा। सॉरी 4,000 मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास आएगा 400 रुपए। 400 रुपए आएगा ना 10%, 400 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका 11%, 10%, 400 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा 11%। इसका यहाँ पे फिर से 11%, वो आएगा 40 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये कितना हो गया मेरे पास? ओवरऑल चेक करोगे 400 और 400, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 800, 840। 840 नहीं होगा, 840 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा। क्या पूछा है उसने लास्ट में? यहाँ पे पूछा क्या हुआ है हमारे पास, अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो है 4,000 प्लस ये वाला इंटरेस्ट 840 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको पता चल जाएगा 4800 से ज्यादा वाला आंसर है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत आसपास में है, 4800 से ज्यादा वाला यही उत्तर आएगा। जिनको लग रहा है कि नहीं सर आपने तो अप्रोक्सीमेट में ऐसा कर दिया, तो भैया इसका अगर 1% निकालोगे 40 रुपए आ रहा है, ये 440 यहीं पे हो गया, ये भी 440 आएगा। इसका 11% निकालोगे तो आपका मतलब 900 से ऊपर ही जाने वाला है। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Rohan purchased an item for which there was 13.5% discount offered on the part of the payment mode, made in the cash and a 6.25% surcharge on the part of the payment made through the credit card. ओके तो अगर वो 13.5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो यहाँ पे पेमेंट करता है कैश के थ्रू, और उसको नहीं तो 6.25% का सरचार्ज अलग लगेगा यहाँ पे जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। ठीक है, तो उसने बोला इफ द रोहन वुड हैव पेड द एंटायर अमाउंट कैश ही वुड हैव ₹5, बट एक्चुअली उसने इतना पैसा देना था और आउट ऑफ विच ₹29,064 उसने पेड किया कैश का। तो बताओ वाई की एंट्री क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर ट्राई करें, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। आप इसको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश यहाँ पे करें। जैसे उसके पास पॉइंट कितना है 40,964, मतलब इतना पैसा उसने पेमेंट के थ्रू टोटल देना है, जिसमें से 29,064 रुपए इतने उसने यहाँ पे उसको कैश दे दिए। उसने लास्ट में ये पूछा है ना यहाँ पे y की वैल्यू, तो y वाली सारी वैल्यू कैश ही है, तो ये उसमें इंक्लूड तो होगा ही होगा आंसर में। तो मतलब ये सीधे लिख लेते हैं 29,064 रुपए, ये तो है ही y के अंदर। y के अंदर और कितना पैसा होगा, मतलब ये पैसा उसने कैश दिया, तो अगर मैं माइनस करूंगा 009 और 11, तो ये पैसा उसने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया होगा, क्योंकि ये पैसा अगर कैश दिया तो ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया होगा, और ये क्रेडिट कार्ड के अगर थ्रू दिया होगा तो ये इसके ऊपर उसको 6.25 का सरचार्ज भी देना पड़ेगा। 6.25 को आप लिख सकते हैं 6 जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 16 के ऊपर एक का गेन करेंगे तो 17/16, मतलब जो भी पैसा उसने देना था यहाँ पे
उसके ऊपर 17/16 देने के बाद उसको पैसा ये वाला इतना देना पड़ा। क्लियर? और यहाँ से आप कैंसल आउट करोगे तो x की वैल्यू इससे कट जाएगा हमारे पास 7 और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 11200। तो इतना पैसा उसको यहाँ पे देना चाहिए था, बट दिया इतना ड्यू टू क्रेडिट कार्ड। तो ये पैसा उसने यहाँ पे क्या दिया होगा, कैश के थ्रू। तो बच्चों आप में से काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन को ऐसे किया होगा, इसमें से इस वैल्यू को ऐड करके आंसर मार्क कर दिया होगा, ठीक है। बट वो आपका आंसर गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये पैसा उसने पूरा नहीं दिया। अगर वो कैश देता सारा का सारा तो 13.5% का और भी डिस्काउंट मिलता। तो आपको यहाँ पे इसका 13.5% का डिस्काउंट है, एक 11,200 रुपए। तो 100 के बदले में अगर मैं यहाँ पे 13.5 को कम करूंगा तो ये आएगा 86.5। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी जो उसने यहाँ पे अलग से कैश में पेमेंट में दी है। अब ये दिखने में तो लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा इजी है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको दिखने में लगा होगा कि क्वेश्चन इजी, आपका आंसर आ जाएगा। बट जब आप इस कैलकुलेशन में जाओगे, ये कैलकुलेशन आपका टाइम लेकर जाएगी, ठीक है। तो इसको टाइम को बचाने के लिए आपको इस कंडीशन के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कि 11200 का 13.5% आप कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसका 10% कितना होगा, 1120, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा 10% में। और अगर 1% निकालोगे तो 10% को डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, एक जीरो और कट जाएगा तो 112। हमें यहाँ पे देखना है कि ये 10% है और ये एक है, एक नहीं हमें 3.5% चाहिए था। या तो इसको मैं सीधे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ये देखो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 और 3 ये 6, 3%। जो हमारे पास 112 आया था इसको हाफ कर लेते हैं, ये आएगा 56। तो ये 56 आपके पास अलग से, बात समझ आई। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे टू 1 कैरी चला जाएगा और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 8, 2 10 और 1 11, एक कैरी जाएगा, ये आएगा 5 और 1। अदरवाइज आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये डाटा जो आएगा मेरे पास, ये डाटा आएगा डिस्काउंटेड वैल्यू। ये वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट जो किया है वो वैल्यू, किस में से, 11,200 में से। तो 1512 रुपए हम इसमें से माइनस कर दें, एक बार चेक कर लेना साथ के साथ। यहाँ पे हमने ठीक भी लिखा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है अभी तक। तो यहाँ पे आपको इतना डिस्काउंट देना मिला होगा। तो इसमें को आप माइनस करोगे तो 8 यहाँ पे आएगा, 9 में से 1 कम करेंगे 8 यहाँ पे आएगा, और ये 11 में से 6 कम 5 कम करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10, 10 में से 1 कम करेंगे 9। तो 9688 रुपए देने पड़ेंगे इसके अलावा, 9688 रुपए आपको इसके अलावा आपको देने पड़ेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये टोटल आपको कैश पेमेंट देना चाहिए था इतना। 8 और 4 12, तो 1 कैरी जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में 2 वाला, तो पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये आपका उत्तर है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में कोई बच्चा सोचे कि सर इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में इस क्वेश्चन के मामले में मत पड़े, ठीक है। कैलकुलेशन के मामले में पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपको ये बताया था कि अगर आपको पता है 13.5 कैसे निकालते हैं तो इससे टाइम बचाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक बार सारे बच्चे ने इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को रीड आउट एटलीस्ट कर लो, ठीक है। रीड करोगे आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा कि अगर पेपर में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कई बार तो आपको ट्रिकी और डिफिकल्ट लगते हैं, बट कई बार क्वेश्चन आसान भी होता है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की ओवरऑल की बात करूं, लाइक आपका पेपर चल रहा है और ये बीच में क्वेश्चन आ गया, ऐसे रैंडमली पहले क्वेश्चन मान लो ये आ गया, जैसे कि इस पेपर में था भी 2-3 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को इतना बड़ा पैसेज पढ़ोगे, आपका 1 से 1.5 मिनट तो वैसे ही गया, ठीक है। फिर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे 2 से 4 मिनट वैसे गए। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका 5-6 मिनट लेकर जाने वाला होता है, ठीक। आपके अगर पेपर में आपको लगता है आपकी स्पीड अच्छी है, देन गो फॉर दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन, आई होप जिन बच्चों ने रीड आउट करना था कर लिया होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था, ईच ऑफ देम सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर। हाउ मेनी आइडेंटिकल नंबर्स आर देयर, वी डोंट नो, maybe 10, maybe 20, 50, any number. That is the type of A. And also identical number of NB. How we can say identical number 10, 5? We don't know. Maybe they both are same. Maybe they both are different. हमें इसके बारे में नहीं पता। हमें अगर नहीं पता तो हम assumption से बराबर करके नहीं चलेंगे। वैसे अगर करना है उससे आपका आंसर तो आ ही जाएगा, बट हम उसको बराबर करके नहीं जाने वाले, ठीक है। हम इसको अलग अलग मान के चलने वाले हैं, ठीक। और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने सभी ने यहाँ पे each type never solved all the different of one another. Also they 3 sellers sold each of types of the pen at the different price unit. सबका प्राइस यूनिट भी यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे असर्शन लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट डैनी sold each pen of type A at a profit of ₹10। मान लो जो ए वाला है, ए वाले को सारे बच्चे देखो ए सी हम नाम से याद रख लेंगे, और उसका प्राइस जो है वो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पे बता रहा हूँ। प्राइस उन्होंने क्या लिखा है कि हर एक को प्रॉफिट ₹2 हो रहा है,
प्रॉफिट 2 रुपए और बेचा कितना, उसने कितने पेन बेचे पता नहीं, सो वी कैन से दैट इज ए नंबर ऑफ पेन दैट इज 2 into a, दैट इज ए नंबर ऑफ पेन a एंड द प्राइस वी गेट दैट इज 2। तो इससे 2 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है एक पेन का, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ a। लॉस हो रहा है यहाँ पे बी वाले का 1 रुपए का, तो माइनस करेंगे यहाँ पे बी वाले को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ईच पेन जो सी वाला है वो यहाँ पे लॉस हो रहा है 12 रुपए का, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 12 ऑफ सी, और ऐसा करने से उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का, तो मैं यहाँ पे इसको 8 रुपए लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन आप यहाँ पे सेकंड वाले के ऊपर लेकर आओगे, ए को प्रॉफिट हो रहा है 2 का, बी वाले को यहाँ पे लॉस हो रहा है 6 का, और सी वाले को यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सी वाले को लॉस हो रहा है 6 रुपए का। तब करने पे क्या होगा, उसको 14 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। लास्ट वाले में लिखा हुआ है ए वाले को 1 रुपए का प्रॉफिट है, बी वाले को प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, सी वाले को प्रॉफिट लॉस हो रहा है यहाँ पे कितने का, 3 रुपए का, तो इसको यहाँ पे 27 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही डाटा लिखा हुआ है। तीनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, फार्मिंग दैट द सॉल्विंग द पॉसिबल लीनियर इक्वेशन वी फाइंड दैट द यूनिक सोल्यूशन। क्या इसका कोई यूनिक सोल्यूशन होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो एक तो तरीका हमारे पास है कि आप इनको इक्वेशन को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करो, जैसे कि सब बच्चे इस बात को ध्यान रखें, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दूसरे में से अगर मैं पहले वाले को सीधा माइनस करूं तो मुझे पता है यहाँ पर क्या कटेगा, 2a और 2a कट जाएगा, और यहाँ पे देखो दूसरे में से पहले वाले को कम कर रहे हैं तो -6 भी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5 भी बचेगा। ये -6 ही है, यह माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6c, दैट इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे 6 रुपए। बात समझे। अभी इसी कंडीशन का आपको हेल्प चाहिए होगा, इस कंडीशन का हेल्प अपनी मर्जी से आपने रीअरेंज करना है और क्वेश्चन को आगे फॉर्मेट में लेकर जाना होगा। इसको आगे फॉर्मेट में लेके जाने का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसी इक्वेशन को देखोगे, इस इक्वेशन को थर्ड वाले को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी माइनस 6 ऑफ सी इज इक्वल टू 54, ये बनेगा 54। अगर इस कंडीशन को अब आप यहाँ पे सारे बच्चे फिर से चेक कर लो कि अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले को सेकंड वाले से माइनस करूं, थर्ड वाले को नहीं सॉरी, ये वाला इक्वेशन फोर्थ है, इसको फोर्थ वाले को अगर मैं थर्ड वाले से सेकंड वाले से माइनस करूंगा, 2a और 6c आपका सेम है, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 2b माइनस यहाँ पे होगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू 8 ऑफ b। और आप इसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 54 और यहाँ पे 14 को, तो यहाँ पर माइनस करने के बाद क्या आएगा 40, तो b की वैल्यू तो मेरे पास 5 क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रही है। अगर b की वैल्यू को 5 यहाँ पे रखोगे -30 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस आपके पास 6 चला जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आएगी। ठीक है, अगर c की वैल्यू 6 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रॉम द एनी इक्वेशन, b और c की वैल्यू को फिल कर लेंगे a के अंदर। a के अंदर अगर फिल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ a का डाटा हमें नहीं पता, b का डाटा कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, इसमें फिल कर रहे हैं, c का डाटा कितना है मेरे पास यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 72 और 5 हो जाएगा 77 हमारे पास माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में आने के बाद यहाँ पे मुझे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पर देखो 72 और 5 मेरे पास ये ना ऑड नंबर का पंगा पड़ रहा है, ऑड नंबर के पंगे पड़ते ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों का मतलब है कोई यूनिक सोल्यूशन आपके पास नहीं आ पाएगा, दैट्स वाई ये असर्शन हमारे पास कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। ठीक है, अगर ये गलत हो जाएगा हमारे पास तो रीजन हमारा सही होगा, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Shop sell only steam momos and fry momos on a particular day. The ratio of the number of steam momo and the fry momos are 5:4. How many steam momos were sold from the shop on that day? तो ये पूछा गया स्टीम वाले जो मोमोस होंगे वो यहाँ पे कितने बेचे गए, और यहाँ पर इक्वेशन 2 आपके पास अवेलेबल है। पहले में लिखा गया कि अगर हमारे जो स्टीम मोमोस है अगर उसको हम डबल कर दें, ठीक है, तो ये वाला 5 वाले को अगर मैं डबल कर दूंगा तो जो इनकी रेशियो है वो हमारे पास 5:2 हो जाएगी। देखो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये पता तो कितने, अब मैं ऐसा तो नहीं है कि 5x है यहाँ पे और ये वाला 4x है, इसको मैं डबल कर दूंगा ये 10x हो जाएगा, बट वेयर इज द वैल्यू ऑफ x, तो रेशो से रेशो जा रहा है, x हमें नहीं पता तो कितने होंगे ये पता नहीं है, इसका मतलब ये आपका गलत है, मतलब इससे आंसर नहीं आ पाएगा। सेकंड, इफ द नंबर ऑफ द फ्राइड मोमोस वेर 13 मोर देन द नंबर ऑफ द स्टीम मोमोस सोल्ड स्टे सेम। ओके, स्टीम वाले सेम रहेंगे, जो फ्राइड वाले हैं वो 13 नंबर ज्यादा हो जाए, मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे 4x मान लेता हूँ, 4x वाले यहाँ पे 13 नंबर ज्यादा हो जाए, कि जो 5x वाला है वो उतना ही रहेगा। तो पूछा क्या है लास्ट में, तो ये पूछा क्या फ्राइज मोमोज वुड हैव बीन मोर देन द नंबर ऑफ स्टीम, ये वाले क्या इससे ज्यादा हो जाएंगे, हमें x का वैल्यू जब तक नहीं पता है आंसर नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये और ये गलत है, तो आंसर क्या होगा आपका
बी, दोनों से आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज 44% मोर देन y, मतलब y अगर 100 होगा तो यहाँ पर ये 144 होगा। तो व्हाट इज द y इनकम लेस देन x, y की इनकम कितनी कम है 44 और किससे कम है, यहाँ पे x है, तो x हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। मल्टीप्लाई में 100 करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक तो तरीके आप कैलकुलेशन पूरा का पूरा सॉल्व करो, एक है बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट के लिए आप ये मान के चलोगे ये मेरा 100% है, तो इसका यहाँ पे 10% इतना होगा, इसका डबल कर देंगे 2.8, ये इसका यहाँ पे 20% हो जाएगा। हमें 44 तक आना है, तो अगर मैं इसका ट्रिपल करूंगा तो ये यहाँ पर 42 और यहाँ पे 43.2 आएगा, तो इसके आसपास आएगा, मतलब ये हमारे पास 30% से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। जिनको नहीं पता ये वाला आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 602 है, तो हमारे पास यहाँ पर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का वैल्यू 602 अवेलेबल है। देखो एक इसको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, एक तो ये तरीका होता है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन आपके पास है, या तो सॉल्व कर लो या आप इमेजिन ही कर लो। आप कोई ऐसा नंबर सोच लो जिसका ए का क्यूब जो होगा वो 600 से थोड़ा सा ज्यादा हो। जैसे 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 125, तो मतलब 5 के क्यूब से ऊपर है और 10 के क्यूब से नीचे है, तो आपको थोड़ा सा क्यूब सिस्टम पता होना चाहिए, जैसे 6 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी से आपका आंसर आ पाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। अब इसका बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि अगर इमेजिन करनी नहीं है वैल्यू, तो आप इसका फॉर्मूला जानना जानना आपको जरूरी है। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे ए का क्यूब है माइनस बी का क्यूब है, तो इसका होता है ए माइनस बी का होल का क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी ए माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू दो हमारे पास अवेलेबल है, इसके अंदर फिल करेंगे, दो का क्यूब 8 होगा, इसकी वैल्यू 602 है, यहाँ पे फिल हो जाएगी, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, और ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इस वाले को इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 ऑफ ए बी, 8 को आप इसमें से माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 594, सॉरी 96, ठीक है ना, एक बार चेक कर ले, 94 आएगा, 4 आएगा, 94 आएगा ना यहाँ पे हमें कम करने पे, ठीक है। उसके बाद जो 6 है हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा पूरा का पूरा, 6 से कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्यों कटेगा, क्योंकि हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चनों में वैल्यू कटेगी कटेगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 9 और फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे 54 और यहाँ पे 54 फिर से आएगा 9, तो ए बी की वैल्यू है 99, क्लियर। सो ए बी की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 99 है, इसके थ्रू आप सिंप्लीफाई करें। अब हमारे से पूछा गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ऑफ ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें आपको ये डाटा पूछा गया है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको और में ध्यान रखनी चाहिए कि हमें यहाँ पर ये डाटा तो है फॉर्मूला प्लस वाला, तो हमें यहाँ पे ए वाले डाटा की प्लस की वैल्यू तो पता ही नहीं। अगर प्लस की वैल्यू नहीं पता तो हमें फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करना चाहिए ना, ए माइनस बी वाला, जैसे मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी का होल का स्केयर, दैट इज अगेन इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू 99 यहाँ पे लिखेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना है, 2 माइनस मल्टीप्लाई बाई 99, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 198। 198 को इसके इधर ऐड करेंगे 202 आएगा, जो कि होगा ए का स्केयर बी का स्केयर, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार जरूर चेकआउट करें, ताकि आपको समझ आए कि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेपर में आपको टाइम बचा हुआ है तो दिखने में पता चल रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज्यादा है, तो 1-2 मिनट आपको पढ़ने में लगेंगे, समझने में लगेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, 2 से 3 मिनट तो लेकर जाएगा ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऐसे सेट किया हुआ है कि कुछ बच्चे जो हमेशा 20 में से 20 अटेम्प्ट कर लेते थे पेपर में, उनके 15 या 14 ही अटेम्प्ट कर पाए, अगर उनका मैथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो भी, ठीक है। सो नाउ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसको पेपर के अंदर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बट हाँ ये है कि अगर आपके पेपर में मान लो आपने जीएस इंग्लिश में अपना टाइम बचा लिया, तो आप इस क्वेश्चन को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इस क्वेश्चन के ऊपर वापिस आते हैं। एबीसी है, पी किसी काम को खत्म करेंगे, ए जो है वो यहाँ पे 190 घंटे, बी है 285 घंटे, सी हमारे पास 342 घंटे में काम खत्म करता है, ठीक है। तो एक है मेरे पास 190, दूसरा है मेरे पास 285, सी मेरे पास है 342 घंटे में काम खत्म करता है, ये ए, ये बी और सी। सबसे पहला काम क्या होता है इसका, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखो 190 को लिख सकते हैं हम 19 इंटू 10, 285 को लिख सकते हैं, सॉरी ये 285 को लिख सकते हैं हमारे पास 19 इंटू 15, और ये वाला आएगा 19 इंटू 18,
तो अगर इसमें कॉमन नंबर हमारे पास 19 है तो 19 आएगा। देखो 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम 30 है, 30 और 18 का एलसीएम आएगा 90। तो मैं इसको सीधे यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, अब मैं 90 को इससे पहले देखूंगा, इससे कट जाएगा मेरे पास पूरा का पूरा, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 10। नो 10 नहीं आएगी, एक सेकंड, हमारे पास ये 90 इससे कटेगा 10, 10 आपको इससे कट करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 9 आएगी। 285 है, इसमें 19 और 15 है, तो 19 इससे कट करेगा, 15 कट करेगा, इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी। इसको कट करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आएगी मेरे पास 5। तो मैंने 9, 6, 5 यहाँ पे एफिशिएंसी निकाली। ठीक, अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ चुके हैं हमारे पास, तो इसके आगे वाला एक पॉइंट आपको समझना होगा। उसने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट ये किया है, उसने ये बोला कि इन्होंने तीनों को यहाँ पर काम करने को बोला। वन ऑफ द थ्री वुड हैव वर्क एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द फर्स्ट साइकिल 3 days, ए वर्क फॉर ओनली 2 hours। ए ने सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे काम किया पहले दिन, पहले 3 दिन के अंदर, 3 days का साइकिल है। एंड बी वर्कड फॉर 2 hours ऑन द सेकेंड डे, सी वर्कड फॉर द 2 hours ऑन द थर्ड डे। सेकंड साइकिल के अंदर ए जो है 4 घंटे काम करेगा, डबल कर देता है, बी जो है वो 4 घंटे काम करेगा, सी जो है हमारे पास वो भी 4 घंटे, और थर्ड केस में 6-6 घंटे काम करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक का कॉन्टिन्यूटी है। This continued till the piece of work was completed with each of the for 2 NR in a cycle and n solo extraction being made। Okay, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक बंदे ने काम करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। In the last cycle, as the work may be completed mid cycle, what is the total number of the days needed to work to for the work to be completed? सो आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा कि पहले काम स्टार्ट कैसे हुआ। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे इस स्लाइड के थ्रू समझेंगे कि काम स्टार्ट कहाँ से हुआ है। काम शुरू जो हुआ है वो हमारे पास इस कंडीशन में आपको समझना होगा। पहले जो है सिर्फ ए ने काम किया, वो भी 2 घंटे लगातार, तो 9 के हिसाब से 2 काम करेगा तो ये आएगा 18। ये भी 2 घंटे काम करेगा, ये आएगा 12। ये 2 घंटे काम करेगा, ये आएगा 10। तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 40 यूनिट का। ठीक है, दूसरे दिन उसने बोला इसके यहाँ पे 2-2 घंटे काम करवाया, तो दूसरे दिन इसका डबल हो गया, डबल हो गया तो इसका डबल करने के बजाय मैं इसका डबल कर दूं 80, और उसके नेक्स्ट वाले दिन 6 घंटे हो गया, इसका आगे यहाँ पे 3 गुना हो गया, तो इसका 3 गुना कर देंगे, यहाँ पर आएगा 120, या फिर आप बोल लो कि हमारे पास 40-40 का गैप आएगा, और गैप किस किस का है, ये 3-3 यहाँ पे 3-3 हमारे पास होते रहेंगे, दिनों का गैप है। बात समझ आ रही है? इस बात को समझना था इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई हलचल नहीं है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास आएगा 1710। मतलब इनको ऐड करते रहो और ये हमारे पास 1710 तक आना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी बोला गया कि कहीं पे मिड में काम रुका हुआ है, ये उसने क्वेश्चन वालों ने बोल दिया कि ये काम कहीं पे मिड में रुका हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे लास्ट लाइन यही है। ठीक है, सो अब या तो ये है कि मैं इनको सभी स्टूडेंट्स बात को भी ध्यान रखें, या तो ये है कि मैं सभी को ऐड करना शुरू कर दूं 25 तक। क्यों 25 तक करना पड़ेगा? क्योंकि ऑप्शन में ही अवेलेबल आप चेक करोगे तो 25 तक तो है, 24-25 तक तो है मेरे पास ऑप्शन। ठीक है ना, 25 तक तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, या तो 25 तक वैसे ही ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ये देखो, ये हमारे पास 3-3 दिन का साइकिल है, तो यहाँ पर अगर आप सारे बच्चे इस बात को ऑप्शन से हेल्प लोगे कि हमारे पास 25 है, तो उसमें से एक दिन कम ले लो, 24 वाला ले लो। 24 है, 3-3 का गैप होगा तो 8, 8 का मतलब है अगर मैं इसमें से 40 कॉमन निकाल लूंगा तो ये आएगा 1 + 2 + 3 अप टू 7 मेरे पास आएगा 8। तो यहाँ तक जो ये 8 वाला काम यहाँ तक हो चुका है। इसके अलावा जो इसके आगे वाला सर्कल आएगा, वहीं पे कहीं पे ये काम आपका पूरा होगा, क्योंकि 27-28 यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। बात समझ आई? तो आपको ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जिनको नहीं पता है तो एपी सीरीज के अंदर इस वैल्यू को निकालना सिखाया गया, बट यहाँ पे 3-3 का गैप है, तो उसके हिसाब से करना होगा आपको। ठीक है, सो अब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई यहाँ से कर सकते थे। पहले तो आपको इनको सिंप्लीफाई करें इस डाटा को। इसको जिन बच्चों को नहीं पता, यहाँ पर गैप एक का आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव का आपको सम निकालना आता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आएगा। एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नंबर कितने इसके 8, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर सम आ जाएगा इस डाटा का इतना, और ये हमारे पास 40 है, इसको सेपरेट रखेंगे अलग से। बात समझ आई? अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास कट जाएगा 4 बार, और ये आएगा 36, 36 इंटू आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 1440, और इसके हम माइनस कर लो 1440, तो ये आएगा मेरे पास 0, और इसमें से आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सॉरी 5 नहीं आएगा, 0 आएगा। 11 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा 7 आएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आएगा 2।
ठीक है, 270 काम और करवाना है, बात समझ आई। अब 24 यहां तक आप सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि यहां तक 24 दिन का हमारा डाटा खत्म हो चुका है। उसके बाद बारी किसकी है? उसके बाद बारी हमारे पास ए की है, फिर हमारे पास बी की है और सी की है। और अगर आप सब बच्चों को याद हो, यहाँ पे उसने 2 घंटे काम किया, यहाँ पे उसने 4 घंटे काम किया, तो 2-2 घंटे का मल्टीपल है। तो यहाँ पे 2 घंटे, फिर 4 घंटे, 2-2 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 और आगे वाला 9 है। 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। 18 घंटे काम करेगा यहाँ पे 9 की एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पे 18 घंटे काम करेगा अगर 9 की एफिशिएंसी के साथ, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 162 घंटे 62 काम इसने कर दिया। ठीक है, उसके बाद बी की टर्न है, बी हमारे पास 6 आएगा और ये भी 18 घंटे काम करेगा यहाँ पे 6 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये काम करेगा यहाँ पे 108। अब यहीं पे चेक कर लो, इन दोनों का सम हमारे पास यहाँ पे 270 हो चुका है। तो मतलब 24 दिन यहाँ पे हो चुके थे, 25वां दिन ये है, 26 दिन ये, तो 26 दिन में काम कंप्लीट है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा ट्रिकी था, इस क्वेश्चन का हम वैल्यू जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नेचुरल नंबर्स आर सच दैट 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 2/5 ऑफ द सेकंड नंबर, 2/3 ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द थर्ड नंबर, द सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर एंड हाफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 1348, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करना चाहो कर सकते हो। थ्री नेचुरल नंबर उसने बोले सच दैट, यहाँ पर एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, such that 1/3 of the first number, 1/3 of the first number is equal to 2/5 of the second, 2/5 of the second, ये पहली इक्वेशन। 2/3 of the second, 2/3 of the second is equal to the 1/7 of the third, 1/7 of the third, the sum of the 5 time of the third, 5 time of the third number and half the square, हाफ द स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे हाफ करेंगे हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, हाफ करेंगे किसके, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर के, तो इनका सम आ रहा है 1348 नंबर। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर क्या होगा। क्लियर है? सो क्वेश्चन आई होप सब बच्चों को थोड़ा बहुत क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर आपका 5 का डिविजिबल होगा। तो आंसर या तो सी ऑप्शन था या बी ऑप्शन था, ये ऑप्शन होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। बात समझ आई? ये आपको स्मार्ट वर्क देखते ही पता लगना चाहिए। अब ये चीजें आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगी, सर 5 का डिविजिबल क्यों लिया आपने, क्योंकि यार वाई जो नंबर है वो सेकंड नंबर है, सेकंड ही पूछा गया है और मैं नहीं चाहता मेरा क्वेश्चन ऐसा हो कि जो पॉइंटों में जाए। तो हमेशा के लिए आप याद रखें, जब भी 4 ऑप्शन होंगे तो पॉइंटों में ऐसा वाला क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दैट क्वेश्चन, सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट द पेन कलर। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको ना x बाई वाई की वैल्यू निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा, ये आएगा मेरे पास 6/5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x रेशो y that is 6/5. So now cross multiply all of again this value, so we can get y by z is equal to यहाँ पे था, सॉरी ये मेरे पास 3/14, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ऊपर 3 चला जाएगा, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 14। तो पड़ोसी मेथड याद आएगा, 5 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ मेरे पास 3 आएगा, सो मल्टीप्लाई दिस नंबर, सो वी गेट द नंबर 18 रेशो 15 रेशो 70। These are the value of the three numbers. So according to that question, again we are going to say हमारे पास यहाँ पे रेशियो है तो x में भी 1 2 3 एनी नंबर। सो आंसर हमने सेकंड नंबर पूछा है तो 15 का मल्टीपल फिर से ढूंढ लो, 15 का मल्टीपल फिर से 2 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन फिर आप पक्का ही गलत हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से एक थर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर एंड हाफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 1348। या तो आप इसी एक्सप्रेशन से जाएंगे, बट याद रखना यहाँ पे x के थ्रू जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर में x का स्क्वायर होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो उसके बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पेपर में थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, तो उससे बचने के लिए मैं सेकंड वाली ये लाइन जो है इसको अप्लाई कर देते हैं। कैसे, 5 टाइम ऑफ द थर्ड नंबर प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, so half of the square of the first number, so we can get this number is equal to, we are going to say 1348। देखो ऑप्शन आपके पास दो ही थे, या तो बी या तो सी। मैं अभी यहाँ पर ये ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ, बट पेपर में आपको दोनों में से एक तो ट्राई करना ही पड़ेगा। मान लो आपने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उससे आंसर नहीं आएगा तो सेकंड इज द राइट आंसर, दो ऑप्शन में एक आपको ट्राई करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग विद द सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो वी आर अज्यूमिंग दैट द y is equal to, that is equal to 30, that is a multiple of 15/2।
सो ये भी आपका 2 का मल्टीपल होगा 36 होगा, ये भी आपका 2 का मल्टीपल होगा 140 होगा। 140 इंटू 5 कर लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा, 140 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 700 प्लस 1/2। 18 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पूरा का पूरा 18x को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, दैट इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमने ठीक लिखा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 36 इंटू 36 का, क्योंकि स्केयर करना है 36 का स्केयर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा मेरे पास 18। वैसे 18 के बजाय आप इसमें ये कर सकते थे 36 का स्केयर कर लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 648 और ये आएगा 700। इनको ऐड करने पे ये नंबर आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन सही है। नहीं तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, वो फिर से आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लास्ट 20 नंबर के ऊपर। 22% ऑफ एक्स, 22% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 66% मल्टीप्लाई बाय वाई, देन एक्स रेशियो वाई पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। 22% एक्स इज इक्वल टू 66% ऑफ वाई है, परसेंट से परसेंट कट गया, इससे कट जाएगा 1/3। तो वी कैन से एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 3/1। तो ये 3/1 ही आपकी रेशियो होगी, 3:1। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका था कि क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है। अब एनालिसिस ये है कि 20 में से, इस जो पेपर की बात करें, 20 में से 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे पेपर के अंदर, अगर आपको मैथ आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे ख्याल से वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकते थे। 12 से 14 क्वेश्चन, और ये मैं मान के चलता हूँ इस पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो लेंथी थे, और उसको करने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए था, वो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे शिफ्ट नंबर सेकंड का एनालिसिस करवाया जाएगा। तब तक के लिए भी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।